आज अपन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड स्टफ जो अपना पिछला चैप्टर किया था, यूनिट तो वही है। फूड स्टफ्स के बारे में एक तो कार्बोहाइड्रेट अपन कर चुके हैं, आज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो ये जो टर्म है प्रोटीन, वैसे वी ऑल नो व्हाट प्रोटीन्स आर, ये भी एक मेजर तरह के फूड स्टफ्स होते हैं। ये जो प्रोटीन है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोस, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ये टर्म कॉइन की थी बर्जिलियस ने और इन्होंने इम्पोर्टेंस उसकी दिखाई कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमारे फिजियोलॉजी में, हमारे बायोकेमिस्ट्री में, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि हमने इसको फर्स्ट रैंकिंग दे रखी है। बर्जिलियस ने इसको 1838 में कॉइन किया था और उन्होंने इसकी महत्ता दिखाने के लिए बताया था कि हमारे अंदर जितनी भी एंजाइम्स है, ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड वी नो आवर बॉडी इज हैविंग एंजाइम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे माउथ से लेकर के एंड तक, हमारी एलिमेंट्री कैनाल तक एंजाइमेटिक फंक्शंस तो होते ही हैं एंड ऑल दीज फंक्शंस आर एट्रीब्यूटेड टू एंजाइम्स। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इज सेल्फ एविडेंट। नाउ as far as what are proteins are actually a number of amino acids when taken together या when they are linked with each other, तब प्रोटीन बन जाता है। केमिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं that proteins are the polymers of monomeric units which are known as amino acid। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमीनो एसिड्स जिनको हम कहते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके अलावा बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, ये वाली चीजें भी होती हैं। तो दैट मीन्स इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सारी कुछ मिल करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। और अमीनो एसिड एज सच 20 तरह के होते हैं। ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स में कितने ज्यादा कौन सा अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे अमीनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज विच विल बी टेकिंग लेटर ऑन। अब अपन अमीनो एसिड देखते हैं पर्टिकुलरली क्या होता है। एक अमीनो एसिड देखने के लिए हम एक आप ये लिखो, यू राइट कार्बन इन द सेंटर। कार्बन की 4 वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए एक तरफ तो आप R लगा दो, R मीन्स एन एल्काइल ग्रुप। दूसरी तरफ आप H लगा दो, H उसकी दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरफ आप NH2 लगा दो, NH2 मतलब अमीनो ग्रुप, और एक तरफ आप लास्ट तरफ आप लगा दो COOH। ये जो है, जो कार्बन के साथ एक NH2 और COOH 2 है और साथ में एक जगह R और एक जगह H है, ये पूरा का पूरा एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अब व्हाई इज इट कॉल्ड अमीनो एसिड? बिकॉज इट इज हैविंग अमीनो ग्रुप ऑन वन साइड and carboxylic group on the other side. Since both the groups are present on this molecule, this is known as amino acid. ये जो अमीनो एसिड है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस अमीनो एसिड में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको डुअल आयनिक नेचर देती है। फॉर एग्जांपल, जो आपको COOH कहा है मैंने, इस COOH में से अगर H हटा देते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ COO। दिस विल गिव यू अ नेगेटिव चार्ज। उधर जो NH2 ग्रुप है उसमें इस H को अपन जोड़ देते हैं तो दैट विल बिकम NH3 and now it will have a positive charge. Since on one molecule of, since this amino acid is having 2 poles on the same molecule, तो ये हो जाता है एक डाइपोलर इफेक्ट। मतलब 2 तरह के डिफरेंट आयन फॉर्मेशन एक ही अमीनो एसिड के ऊपर हो रहे हैं। सो दिस इज अ डबल आयन इफेक्ट, या हम इसको ज्विटर आयंस कहते हैं। जस्ट बिकॉज द अमीनो एसिड हैज अ कैपेबिलिटी of even giving one hydrogen and even taking one hydrogen, so it can be marked as both a positive charge also and negative charge also, both exist together. So this type of a property is amphoteric property. अपनी इस एम्फोटेरिक नेचर की वजह से या अपने इस नेचर की वजह से कि ये 2 तरह के आयंस एक साथ रोल प्ले कर सकता है, हम इसको कहते हैं कि अमीनो एसिड कैन बी टेकन टू बी वेरी गुड weak acids also and weak bases also at the same time. तो ये एक तरह का बफर क्रिएट कर सकते हैं या बफर सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। Substances possessing this dual properties are known as amphoteric compound. Now, क्योंकि अब ये जो कार्बन है जिसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, जो R ग्रुप आपने लगाया है, इस R ग्रुप को एज साइड चेन अगर हम लगा लेते हैं तो साइड चेन को आप जितना भी लंबा करेंगे उतना बड़ा आपको अमीनो एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
20 तरह के साइड चेन्स हो सकते हैं। उन 20 तरह के साइड चेन्स में अगर एलिफेटिक साइड चेन्स हो सकती है जो ग्लाइसिन एलेनिन द्वारा रिप्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्सी एलिफेटिक साइड चेन्स हो सकती है जो सीरीन और थ्रियोनिन द्वारा रिप्रेजेंटेड है। इनके अलावा एरोमेटिक साइड चेन्स हो सकती है जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन द्वारा रिप्रेजेंटेड है। बेसिक साइड चेन्स का रिप्रेजेंटेशन लाइसिन और हिस्टिडीन करते हैं। एसिडिक साइड चेन्स एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में रिप्रेजेंटेड है। अमाइड साइड चेन्स एस्पार्गनीन एंड ग्लूटामिन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड सल्फर साइड चेन हिस्टीन और मिथियोनिन में रिप्रेजेंटेड है। सो दैट मीन्स 20 तरह की चेन्स हो सकती है इन विच ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी पुट अप एंड अ प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड। नाउ as far as what are the different types of amino acids in some other terms, then we have to take some amino acids definitely in our diet, क्योंकि हमारा बॉडी वो सिंथेसाइज नहीं करता ऑटोमेटिकली। इस तरीके अमीनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। सिंस दे आर एसेंशियल दे हैव टू बी सप्लाइड इन आर डाइट या डाइटरी कॉम्पोजिशन में होना ही चाहिए। ये एसेंशियल एसिड्स के अंदर आते हैं आर्गिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अ बॉडी या बाय अ टिश्यूज, उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलेनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन एंड टायरोसिन, ये सारे के सारे need not be supplied in the diet. Body has the capacity of making them. So these were the amino acids and just because of them essential and non-amino acids बनाए गए हैं। Now प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड एक लाइन में या किसी वेब में या किसी भी तरह से लिंक्ड रहते हैं, हम उनको प्रोटीन बना देते हैं अल्टीमेटली। नाउ ये जो दो अमीनो एसिड हैं आपस में लिंक्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, दो अमीनो एसिड, एक का NH2 ग्रुप है और एक तरफ और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरे अमीनो एसिड का भी NH2 ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप आपस में मिलकर CONH बना देता है। दिस CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके अमीनो एंड एसिडिक लिंकेज बनाता है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि अब जितने भी अमीनो एसिड आप लिंक करेंगे उतना बढ़िया अमीनो एसिड बन जाएगा, साथ में साइड चेन्स तो होंगी, और ये पेप्टाइड बॉन्ड इस अमीनो एसिड का बैकबोन बनाता है, जिसके आसपास सारा का सारा ये प्रोटीन ओरिएंटेड रहता है। नाउ दिस मीन्स अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड with the help of a peptide bond and they form a polymeric structure जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। Now प्रोटीन का कन्फर्मेशन या उनका स्ट्रक्चर के बेस पे हम प्रोटीन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फर्मेशन या द स्ट्रक्चर देयर मे बी 4 types of proteins. You can come across the primary, secondary, tertiary and quaternary structure. Now primary structure. Primary structure of protein refers to a linear sequence of amino acid. जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ एक लाइन में लीनियरली लगे रहते हैं, और ये कैसे लगते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा तो लिंक्ड रहते हैं, एंड बीच बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी आ जाते हैं। सो दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बेसिकली इसको एक्टिविटी देती है प्रोटीन मॉलिक्यूल को, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं एंड साथ में डाइसल्फाइड ब्रिजेस पाए जाते हैं, और ये कन्फर्मेशन इसको इसका नेचर देता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कंफर्म्ड बाय दीज 2 बॉन्ड्स। 2 तरह के बॉन्ड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को कंफर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली जो लिनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये स्पेसिफिक कॉइल में फोल्ड हो जाती है, तब एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड एक के बाद एक लिंक हो रहे हैं। जब ये ऐसे कुछ फोल्ड होने लग जाए, ऐसे फोल्ड हो जाए या ये यूं करके फोल्ड हो जाए, तो आपने देखा एक लाइन का जब फोल्ड हो जाती है तो इधर का एंड और इधर का एंड दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो जो फार ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ का अमीनो एसिड और यहाँ का अमीनो एसिड फोल्ड होकर के दोनों पास आ जाते हैं। तो फोल्डिंग ऑफ दिस चेन इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्चुअली गिव्स यू अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाता है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मेन एसेंस ये है कि अमीनो एसिडिक रेसिड्यूज जो दूर हैं वो पास आ जाते हैं। ये जो दूर के अमीनो एसिडिक रेसिड्यूज पास आ जाते हैं, ये 2 तरीके के हेलिक्स बना सकते हैं। हेलिक्स मीन्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलिक्स।
हेलिक्स दो प्रकार का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स बेसिकली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू कुड कॉल इट अ स्ट्रेट रॉड, एंड बीटा हेलिक्स इज एक्चुअली प्लीटेड स्ट्रक्चर, वो फोल्ड्स जो क्रिएट करते हैं बीटा हेलिक्स। सो बोथ आर एक्चुअली एग्जाम्प्लीफाइड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर्स। और ये जैसे अल्फा देता है केराटिन, आपके बालों का जो केराटिन है वो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है। और रही बात बीटा हेलिक्स, देन सिल्क एटसेट्रा, ये सारा बीटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट हायर ग्रेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर लूप्स एंड बेंड्स आ जाते हैं, मतलब पहले प्राइमरी था एक लाइन, सेकेंडरी के लिए वो या तो यूं हो गया या तो वो यूं हो गया सेकेंडरी। अब टर्शरी के लिए इसी स्ट्रक्चर में और ज्यादा लूप्स और बेंड्स अगर आ जाते हैं, तब ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर देता है। इसको हम कहते हैं occurrence of more loops and bends in the secondary structure gives the tertiary structure। इस टर्शरी स्ट्रक्चर ये डिस्क्राइब करता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस प्रकार और ज्यादा अपने आप में कॉइल हुआ है, तब जाके टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है। और टर्शरी स्ट्रक्चर से क्या होता है, एल्काइल रेसिड्यूज जो इधर उधर के होते हैं वो आपस में लग जाते हैं। द फार ऑफ एल्काइल रेसिड्यूज या इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड एल्काइल रेसिड्यूज ये आपस में बॉन्ड हो जाते हैं एंड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का आ जाता है। ऑल इन ऑल यू कैन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 तरह के बॉन्ड्स थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली वीक बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जब इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं और ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को रीएनफोर्स करते हैं उस प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। ये था सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर। जब सेकेंडरी प्रोटीन्स टर्शरी प्रोटीन्स बनाते हैं उस दौरान वो और ज्यादा लूप्स और बेंड्स में कॉइल हो जाते हैं। अब कुछ और फोर्सेस जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सल्फर ब्रिजेस और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा होते हैं, वो भी सारे फोर्सेस आ जाते हैं। तो यू कैन से यू हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स and you have non-covalent forces, you have hydrophobic bonds, you have ionic bonds and you have van der Waals forces। ये सारे के सारे as many as 6 type of forces or bonds are participating in tertiary structure। so ये structure और ज्यादा अपने आप को stable बना देता है। Now the last part of it, that is the quaternary structure। अगर इसी तरह की 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन की चेन आपस में ट्वाइन कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ लग जाती हैं, तब हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन गया। इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर द बेस्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन होती है, चारों आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं और बन जाता है हीमोग्लोबिन। ये एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है और बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सो protein classification according to the orientation or structure wise we can say that it is of 4 types। primary structure जिसमें linear arrangement of amino acids रहता है और जो stabilize रहती है disulfide bridges से और sulfide bridges से और disulfide bond से। then secondary structure जो primary structure को coil करने से हुआ है और ये इन दोनों बॉन्ड्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबलाइज रहता है। देन थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर कॉइलिंग एंड बेंडिंग से होती है, उसमें ये 3 तरह की फोर्सेस तो होती हैं प्लस वैन डर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड आयनिक फोर्सेस भी साथ में आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब प्रोटीन की 2 या 2 से ज्यादा चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वहां पे और ज्यादा फोर्सेस इनके साथ आ जाते हैं और सभी चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं इन सब फोर्सेस के साथ। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज हाउ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड। So this was a first type classification of proteins. Now based upon different types of proteins you have another type classification जिसको हम कहते हैं proteins are also divided according to their types into 3 simple proteins, conjugated proteins and derived proteins। simple proteins, सबसे पहले simple proteins केवल अमीनो एसिड्स के बनते हैं। इस सिंपल प्रोटीन्स के अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स
और एक स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, सॉरी। फाइब्रस प्रोटीन्स को स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कहते हैं, और यहाँ पे ये इंसोल्यूबल एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से भी ये टूटते नहीं हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो टाइटली लिंक्ड रहती हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोलेजन और इलास्टिन, और इसके अलावा केराटिन, मायोसिन, ओसिन, ये सारे सिंपल फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके अंदर इनका शेप ग्लोबुलर हो जाता है, और ये आपस में कॉम्पैक्ट मैनर में एसोसिएटेड रहती हैं, और इनका एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स, प्रोटामिन्स, ग्लूटेलिन्स, etc. So simple proteins are of two types, scleroproteins and globular proteins. Now next, conjugated proteins. Conjugated proteins complex proteins होती हैं जहाँ पे प्रोटीन कंबाइन करता है नॉन अमीनो एसिड सब्सटेंस के साथ। इस नॉन अमीनो एसिड सब्सटेंस को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, और ये एक्टिविटी देता है उस पर्टिकुलर प्रोटीन को एज सच। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इस न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन कर जाता है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। देन म्यूकोप्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कांटेक्ट करता है, जैसे हेक्सोजमीन के साथ कांटेक्ट करता है, और ये म्यूकोप्रोटीन बनाता है। देन इनके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन अगेन कार्बोहाइड्रेट के साथ कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेरीज। जैसे कि म्यूकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट 4% होता है, मतलब कम होता है। देन इसके अलावा क्रोमोप्रोटीन्स, जब प्रोटीन क्रोमैटिन मटेरियल के साथ या क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, जैसे हीमोग्लोबिन में, एरिथ्रोसाइनिन में, एरिथ्रोक्लोरोनिन में, जहाँ पे ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बना रही हैं, तब हम इनको क्रोमोप्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स तब बोलते हैं जब प्रोटीन लिपिड के साथ कांटेक्ट करता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के अंदर, योग फॉर्मेशन के अंदर प्रोटीन कांटेक्ट करता है लिपिड के साथ। देन मेटलोप्रोटीन्स, जब मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये मेटल के साथ कांटेक्ट कर रहा है, जैसे फेरेटिन आयरन के साथ करता है। देन प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे अगेन कॉपर के साथ ये कांटेक्ट कर रहा है। सो दीज आर मेटलोप्रोटीन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव फ्लेवोप्रोटीन्स। फ्लेविन ग्रुप जैसे FMN है या FAD है, ये सारी की सारी फ्लेविन कॉम्पोजिशंस जो हैं, ये प्रोटीन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो प्रोटीन प्लस फ्लेविन मिल करके फ्लेवोप्रोटीन्स बनाते हैं। सो ज़्यादातर ये सारे फ्लेवोप्रोटीन्स एंजाइम्स के रूप में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए काम आते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स वो होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ, जैसे फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स, जब हम इसको फॉस्फोप्रोटीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, केसिन ऑफ मिल्क and vitelline of egg. So these were conjugated proteins. And last category of proteins is the derived proteins. Derived proteins as such present नहीं होते नेचर में, but इनको partial hydrolysis किया जाता है। जो normal proteins या natural proteins होते हैं उनका partial hydrolysis करते हैं, तब ये derived proteins पाए जाते हैं, जैसे egg white हो या fibrin हो, ये सारे derived proteins हैं। Now apart from this derived protein का और example, आप प्रोटीन को तोड़ो, प्रोटीन बनेगा, उसको तोड़ो मेटाप्रोटीन बनेगा, उसको तोड़ो प्रोटियोज बनेगा, उसको तोड़ो पेप्टोन बनेगा, उसको तोड़ो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उसको तोड़ो लोअर पेप्टाइड बनेगा, और उसको भी तोड़ दो तो अमीनो एसिड बन जाएगा। तो कैसे आपने प्रोटीन को तोड़ा और स्टेप वाइज तोड़ते 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 आप अमीनो एसिड के ऊपर आ गए। सो दीज वर ऑल डेराइव्ड प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स अगेन, क्यों एक तो अपन ने किया था प्रोटीन का कन्फर्मेशन के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दूसरा प्रोटीन के एक्टिविटी और इनके ग्रुप के साथ एसोसिएटेड, किस ग्रुप के साथ ये रहते हैं, उसके बेस पे अपन ने किया है कि ये किस तरह के हैं। स्क्लेरोप्रोटीन, डिराइव प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये एक डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी के अंदर बिना प्रोटीन के कोई काम ही नहीं होते। वी नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो बिना एंजाइम के बॉडी के अंदर कोई काम ही नहीं होएगा। सो प्रोटीन्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, इन आवर बॉडी एक्टिविटी, इन आवर बॉडी फ्रेमवर्क। पहला, ये सारे का सारा हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मेन कॉम्पोनेंट होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही आ जाती है। हमारे बाल प्रोटीन के होते हैं, हमारे नाखून प्रोटीन के होती है,
और बहुत सारी जगह प्रोटीन के बिना काम ही नहीं चल सकता, चाहे आप वो प्लांट्स को कह लो, चाहे वो एनिमल्स को कह लो, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स फूड स्टफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड स्टफ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ऑफ कोर्स प्रोटीन्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन वंस दे आर बर्न्ड या वंस दे आर ऑक्सीडाइज दे गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड ये एनर्जी हम आराम से अपने डे टू डे काम करने के लिए लगा सकते हैं। जो बच जाती है वो तो या तो चेंज हो जाते हैं इधर उधर, या फिर दे आर यूज्ड इन द डिपोज, वो या तो इंटर कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स में, या फिर वो डिपोज में चली जाती है और सेव हो जाती है। देन हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी की पूरी एंडोक्राइनोलॉजी इज बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बिना हमारा तो जीवन ही बेकार है। सो हॉर्मोन्स कहाँ से आती हैं? ये हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, पैराथायराइड हो, इंसुलिन जो अपन सब जानते हैं, ये सारी हार्मोन्स है। एंड हार्मोन्स का एक मेजर फ्रेमवर्क प्रोटीन का होता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स आर, ये हार्मोन्स डिसाइड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कौन लाता है, वो सब हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इज वेरी मच एविडेंट इन आवर बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोटीन का काम है हमारे को ये मैक्रोफेजेस के द्वारा, मतलब ये मैक्रोफेजिक रिएक्शंस दे करके इम्यूनिटी लाती है हमारी बॉडी के अंदर। ये सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सिंथेसिस इज नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स पैथोजेंस को नष्ट करके हमारे बॉडी को बचाती है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल या किसी भी एंटीजेनिक इफेक्ट के द्वारा। ये हमको बचाती है और हमारी बॉडी को सेफगार्ड करती है। देन बॉडी के अंदर किसी भी तरह की टूट फूट या रिपेयर मांगते हैं तो प्रोटीन ही उस सारे मेंडिंग का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी आंखों के अंदर जो विजुअल पर्पल है ये रेटिनिन की बनती है। रेटिनिन क्या है? ये भी विटामिन ए डिराइव प्रोटीन ही तो है, तो ये भी हमारे प्रोटीन का एक अहम हिस्सा है। एंड मेलानिन जो हमारे को स्किन का कलर देती है, लाइक वी आर फेयर और वी आर मुलेटो और वी आर डार्क, वॉट एवर, ये सिंथेसिस ऑफ दिस पिगमेंट्स, ये भी काम मेलानिन का है जो अल्टीमेटली प्रोटीनस इफेक्ट है। एंड यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड जैसे ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्गिनिन, ये सारे के सारे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और ऑर्निथिन साइकिल बनाते हैं जिसके द्वारा यूरिया बनती है। सो फ्रॉम top to toe in our body, nothing is possible without the interception of proteins. So proteins hold a very important place in our life. Thank you.